हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रेडॉक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। एक दो टॉपिक बाकी है, छोटे छोटे टॉपिक है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो जरा कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम बात करते हैं भैया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है कि भाई H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ये क्या होती है। कि हम जनरली क्या करते हैं, जो H2O2 की कंसंट्रेशन है, हालांकि वैसे कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास कई मेथड होते हैं। कंसंट्रेशन को आप मोलरिटी के फॉर्म में, नॉर्मलिटी के फॉर्म में, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, W/W परसेंटेज, या फिर आप ppm ppb के फॉर्म में कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कई डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन भैया H2O2 की जो कंसंट्रेशन है ना, ये हम इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्म में जो एक तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है कि भैया H2O2 की कंसंट्रेशन को हम इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती क्या है ये समझना आप। तो भैया इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया दे देता हूं कि कोई भी H2O2, क्या कोई भी अगर सॉल्यूशन है और उसमें अगर H2O2 है तो H2O2 ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है भैया जी, H2O और साथ में O2 में ये ब्रेक होता है। तो H2O2 से आपको क्या मिलती है, O2 मिलती है। तो बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताने का जो तरीका है ना, वो वास्तव में इस O2 का अमाउंट बताने का तरीका होता है कि H2O2 सॉल्यूशन से आपको कितनी O2 मिल रही है। तो हम बताते कैसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि देखो जरा कि ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय 1 ml H2O2 सॉल्यूशन, है ना, कि रिलीज्ड बाय 1 ml H2O2 सॉल्यूशन एट STP, है ना। और ये रिलीज ऑक्सीजन शुड बी इन ml, ये ml में होने चाहिए। तो ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय 1 ml H2O2 सॉल्यूशन एट STP इज नॉन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है कि भाई 1 ml H2O2 सॉल्यूशन डीकंपोज होकर टूट कर जितना ml आपको जो है वो ऑक्सीजन का देगा STP पर, जितना ml O2 देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर देखो आप मार्केट से H2O2 की बोतल खरीदने जाओगे ना, तो उस पर आपको कुछ इस तरीके से लेबलिंग देखने को मिलेगी, जैसे 10V H2O2 ये लिखा हुआ आएगा, जैसे 20V H2O2 आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहां पर ये जो 10V 20V ये जो होते हैं ना, दीज आर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। नॉर्मली अगर आप और कोई सॉल्यूशन लेने जाओ, या फिर मार्केट से आप जो है वो जनरली जैसे आप अपनी दवाइयां जो भी खरीदते हो, दवाई वगैरह, आई ड्रॉप है, आपकी ईयर ड्रॉप है, इनके पीछे का कंपोजिशन देखना। इनके पीछे आपको जो है कंपोजिशन में W/W, है ना, या W/V या V/V, है ना, या फिर आपको ppm ppb ये सारी देखने को मिलेगी। नॉर्मली जो है वो हम कंसंट्रेशन को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। दवाइयों के जो भी सॉल्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन आपको इन सब में रिप्रेजेंट की हुई मिलेगी। आप अपनी दवाई देखो, आपके आसपास कोई भी दवाई पड़ी है, कोई भी ईयर ड्रॉप पड़ी है, वहां पर कंपोजिशन देखो, आपको या तो परसेंटेज में मिलेगा या फिर ppm में मिलेगा। लेकिन H2O2 की बोतल अगर हम मार्केट से खरीदने जाएंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। 10-20 रुपए की बोतल आती है छोटी सी। क्यों? क्योंकि H2O2 जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव करता है, घाव को साफ करने के काम में आता है। तो यहां पर H2O2 की बोतल पर जो हम बोलेंगे कि 10V 20V ऐसा कुछ लिखा होता है, यहां इसकी कंसंट्रेशन मोलरिटी नॉर्मलिटी के टर्म में नहीं लिखी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया इस 1 ml से आपको STP पर 10 ml H2O2 मिलेगा, इसके 1 ml से आपको STP पर 20 ml O2 मिलेगी, है ना, कि 1 ml से 10 ml O2 STP पर, यहां पर 1 ml से 20 ml O2 STP पर मिलेगी। 1 ml H2O2 सॉल्यूशन जितने ml STP पर ऑक्सीजन गैस देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलते हैं। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन।
अब देखो कि हमें जो है वो क्या करना है, एक तरीके से जो है वो इसका रिलेशन चाहिए, हमें मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन चाहिए। और इसको समझने के लिए भी हमें ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि मान लो हमारे पास जो है वो कोई ऐसा सॉल्यूशन है, 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन है, कि हम मोलरिटी को ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे कि वी हैव 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, कि अपने पास H2O2 सॉल्यूशन का कितना है, 1 मोलर है। मैं इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूं। ध्यान रखना भैया, H2O2 में जितनी भी बातें बता रहा हूं लास्ट में एक रिलेशन आएगा, बस वो रिलेशन काम का है। H2O2 से सारे क्वेश्चन, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो उसी रिलेशन से बनने हैं। तो 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन अपने पास है ना। इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ मोलरिटी होती क्या है। मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, कि 1 मोलर या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल होते हैं सॉल्यूट के, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 मोल है, मोलरिटी इज 5, एक में 10 मोल है, मोलरिटी इज 10, है ना। जितने भी 1 लीटर में जितने मोल होंगे वही क्या है, मोलरिटी है। तो यहां पर देखो जरा कि 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ H2O2 is dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, कि 1 लीटर H2O2 जो है ना, या 1 मोल H2O2 वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अब हमें तो ये निकालना है कि कितनी ऑक्सीजन मिलती है। आप सोचो कि H2O2 जब ब्रेक होगा H2O और साथ में O2 में, ऐसे ही ब्रेक होगा। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल H2O2 गिव्स कितना, हाफ मोल O2, ठीक है। और हाफ मोल O2 का वॉल्यूम कितना है, ये आ जाएगा 11.2 लीटर एट STP, ठीक। कि भाई इसके 1 मोल से आपको कितना 11.2 लीटर मिला, और ये 1 मोल जो है वो कितने लीटर में, 1 लीटर में, यानी 1000 ml सॉल्यूशन में है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1000 ml सॉल्यूशन गिव्स 11.2 लीटर O2 एट STP। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि भैया इसके 1 मोल से स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि इसके 1 मोल से इसका आधा मोल बनना है, और इसके 1 मोल जो है वो कितने लीटर में, 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कि 1000 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 1000 ml H2O2 solution gives 11,200 ml O2 at STP। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोलो। बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया इसके 1000 ml से आपको 11,200 ml O2 मिलेगी एट STP, क्योंकि इसके 1 मोल से आपको 11.2 लीटर मिल रही है O2। तो इसका 1 मोल कितने लीटर में है, 1 लीटर, यानी 1000 ml में प्रेजेंट है। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 11,200 ml O2 एट STP। क्लियर है बात। तो मुझे बताओ 1 ml H2O2 सॉल्यूशन विल गिव्स हाउ मच वॉल्यूम, 11.2 ml O2 एट STP। तो भैया जी 1 ml से आपको कितनी O2 मिलेगी, 1 ml से इसका मिलेगा 11.2 ml। तो अब आप देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय 1 ml H2O2 सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, इज नॉन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कहने का मतलब 1 ml से कितनी मिली, 11.2 ml। तो यही क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी मैं आज के बाद में ऐसा बोल सकता हूं, देखो जी, कि ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, 1 मोलर H2O2 दिस विल बी इक्वल टू 11.2 V। ये लो जी, कि मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर H2O2 सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 होगी तो यहां पर इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आएगी, 11.2 आएगी। ये कंक्लूजन ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है कि 1 मोलर या फिर 1 ml of 1 molar H2O2 solution will gives 11.2 ml O2 at STP। कि इसका जो है वो अगर 1 मोलर H2O2 का आप 1 ml काम में लोगे तो आपको STP पर कितने ml O2 मिलेगा, 11.2 ml O2 मिलेगा। ये इसका मतलब होता है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी को हम एक और रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक होता है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पर आप देखो H2O2 -1 में है, -1 से किस में जा रहा है, 0 में। हम O2 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो -1 से 0 में जा रहा है, तो कितने का चेंज किया, 1 का। टोटल चेंज होगा 2 का, यानी कि इस केस में H2 को वैलेंसी फैक्टर कितना, H2O2 का 2 है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भैया अगर मोलरिटी 1 है ना, तो नॉर्मलिटी हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी।
मोलरिटी 1, वैलेंसी फैक्टर 2 रखा, नॉर्मलिटी कितनी 2। तो मैं ऐसा बोलूंगा देखो कि 2 नॉर्मल H2O2 विल बी इक्वल टू 11.2 V। क्या 1 मोलर है तो नॉर्मलिटी कितनी होगी 2, तो 2 नॉर्मल H2O2 11.2 V के इक्वल है, तो 1 नॉर्मल H2O2 विल बी इक्वल टू 5.6 V। क्या भैया नॉर्मलिटी अगर 2 है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है 11.2 है, तो एक नॉर्मलिटी होगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आएगी 5.6 आएगी। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो या तो ये रिलेशन काम में लेना है हमें, या फिर आपको ये रिलेशन काम में लेना है। कोई भी सवाल आए भैया जी H2O2 की कंसंट्रेशन से, हम जो है वो इन्हीं दो रिलेशन को काम में लेंगे, और कोई भी सवाल आए कैसा भी न्यूमेरिकल आए हम यहीं से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा जरा कि अब इस पर हम लेते हैं क्वेश्चन। H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्वेश्चन लेते हैं कि एक छोटा सा रिलेशन है, इसी रिलेशन के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनने हैं, तो बहुत ही आसान सा काम होना चाहिए। देखिएगा H2O2 से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, टाइट्रेशन हो चाहे टाइट्रेशन हो, वहां से क्वेश्चन बना के दे देगा। अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आप देखो केमिकल काइनेटिक्स में भी H2O2 के बारे में जो जिक्र मिलता है आपको, जब आप फर्स्ट ऑर्डर के स्पेसिफाइड केस देखते हो तो वहां पर भी जो है केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा बहुत काम में आता है। क्वेश्चन जैसे मान लो एक जनरल सा क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया कि कैलकुलेट the molarity of 2VH2O2 सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना, कि आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 2V गिवन है, और इसकी मोलरिटी आपको पूछी है। तो भैया देखो जरा, हमें ये पता है कि 1 मोलर इज इक्वल टू होता है 11.2V। मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2V होगी तो मोलरिटी कितनी होगी 1। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1V होगी तो मोलरिटी कितनी आएगी 1/11.2। तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 2V है, तो हमारे पास जो है ये कितना आएगा 1/11.2 इंटू, तो ये आएगा आंसर 1/5.6। दिस इज मोलरिटी, दिस इज आंसर। ठीक है, तो आपको इसी रिलेशन को काम में लेना है, बस ये रिलेशन काम में लेना है। अगर आपको मैं बोलता कि मान लो मोलरिटी 2 है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाती, 1 मोलर है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2, तो 2 मोलर है तो कितनी 22.4 हो जाती। बस इसी रिलेशन को आपको जो है वो यूनिट मेथड से अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। एक और मैंने आपको जैसे सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि जैसे कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of 6.8% W/V H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमारे पास 6.8% W/V H2O2 सॉल्यूशन है, और आपको क्या बताना, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है। तो वही बात कि हम तो क्या करेंगे, जो भी है हमें तो इस रिलेशन को काम में लेना है। आपको इसको कुछ नहीं करना, बस इस रिलेशन में इसको कन्वर्ट कर लो, कैसे भी करो बस इसमें कन्वर्ट कर लो। इसमें कन्वर्ट कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा, देखो जरा कि एक रिलेशन आता है डायरेक्टली, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या W/V इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट। ये जो है कंसंट्रेशन टर्म में मैंने बताया था कि यहां पर आपको क्या करना है कि मोलरिटी है और W/V मोलरिटी का डायरेक्टली ये रिलेशन आता है। W/V दे रखा है तो मैं एक काम करता हूं मोलरिटी फाइंड कर लेता हूं। तो यहां मोलरिटी W/V कितना है 6.8 इंटू 10, मोलिकुलर वेट कितना आ गया 34। H2O2 का यही होता है। तो हमारे पास जो है ये मोलरिटी आ गई कितनी भैया जी 2, और मोलरिटी 2 आई तो मुझे बता दो जरा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी अपने पास कितनी 22.4V। ये लो जी, ये आ गई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। तो सीधा सा काम है, कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए H2O2 के रिगार्डिंग, हम क्या करेंगे, बस उसको मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में ले आएंगे, उसको इस टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक और क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं, देखिएगा जरा। कि भाई परसेंटेज लेबलिंग, इसको लेबलिंग भी बोलते हैं, लेबलिंग ऑफ ओलियम, कि ओलियम की बोतल पर आपको कितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ लगानी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि मैंने आपको बोला 10 लीटर ऑफ 10VH2O2 एंड 30 लीटर ऑफ 20VH2O2 सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। ठीक है, आर मिक्स्ड। कैलकुलेट द फाइनल
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर। तो अब आपको ये बोल दिया कि मिक्सचर की फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। आपने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब आप सोचो जरा कि आपको करना क्या है। बहुत ही सीधा सा काम, कि मुझे ये बताओ कि अगर आप जो है वो दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो नेट मोलरिटी निकालने का तरीका क्या होता है। नेट मोलरिटी निकालने का तरीका होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। हालांकि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन आप कंसेप्ट को फॉलो करो। मैंने क्या कहा कि आपको कुछ भी दे रखा, आपको तो रिलेशन काम में लेना 1 मोलर इक्वल टू 11.2 v, बस ये रिलेशन काम में लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। तो भैया हमारे पास मोलरिटी निकालने का तरीका ये है। अब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, एक तो है 10VH2O2, एक है 20VH2O2, ठीक है। इसका वॉल्यूम V1 ले लेते हैं कितना, 10 लीटर, इसका वॉल्यूम V2 ले लेते हैं कितना, 30 लीटर, ठीक। एक काम करते हैं, इनको मोलरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोलरिटी कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 11.2 V इक्वल टू कितना होता है, 1 मोलर। तो यहां पर जो है वो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, m1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10/11.2, और यहाँ m2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20/11.2। तो हमारे पास दोनों की मोलरिटी आ गई। अब देखो कि नेट मोलरिटी हम निकाल लेते हैं। तो m1 आया कितना, 10/11.2 इंटू कितना 10, प्लस ये 20/11.2 इंटू कितना, ये कितना है 30, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम विल बी कितना, 40। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ गया 100/11.2, ये आ गया 600/11.2। तो टोटल हमारे पास आया, देखो जरा, 700/40 इंटू 11.2। ये हमारे पास क्या आ गई भैया जी, मोलरिटी आ गई। कि जब आप दोनों को मिलाओगे ना तो फाइनल मोलरिटी जो है वो सॉल्यूशन की इतनी रहेगी। अब वही बात, हमें तो ये पता है कि 1 मोलर इज इक्वल टू कितना, 11.2 V। तो मेरे पास अगर मोलरिटी इतनी है, कितनी, 700/40 11.2, मोलरिटी इतनी है, तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये कितना आएगा, 700/40 11.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 11.2। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17.5 V। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो भैया ये है कि आप जो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आपको जो है ना मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो। जो मोलरिटी आती है लास्ट में उसको इस रिलेशन से आप वापस से वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो। ये तो है कंसेप्ट। आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे कर सकते हो। देखो कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, इसको मान लो x1 v1 प्लस x2 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इससे भी जो है यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो 11.2 का फैक्टर है लास्ट में जाके क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। लेकिन भैया फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार आपको क्वेश्चन को इसी व्यू से देखना है। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे जो चीज़ अपने आप ही समझ में आ जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कब करना है, कब नहीं करना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो टाइट्रेशन को शामिल करते हुए आपको क्वेश्चन दे देगा तो जो है वो क्या क्वेश्चन बन सकता है H2O2 से। बहुत ही सिंपल सा काम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो H2O2 की पूछी भी जाती है, क्वेश्चन आता भी है ना। तो देखिएगा कि टाइट्रेशन को शामिल करते हुए क्वेश्चन अगर देगा तो मैंने आपको ये कहा कि भाई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10VH2O2 solution which is required to completely reduce, which is required to completely reduce 0.2 molar 100 ml KMnO4 in acidic medium, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि आपको जो है ना इस बार क्या दिया है, 10VH2O2 दिया है, इसका वॉल्यूम पूछा है। कुछ नहीं करना, हमें तो ये पता है कि रिएक्शन चाहे कोई भी हो, हमें तो क्या करना होता है, केवल और केवल ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने होते हैं। मैं ये बोलूँगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, ऐसा ही बोलेंगे। अब भैया इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो मोलरिटी कितनी है, 0.2। मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर कितना, 5, भैया बताया था मैंने। और इसका कितना है, 100। दूसरी तरफ इसके ग्राम इक्विवेलेंट, अब भाई इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसकी क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए।
तो मोलरिटी के लिए मुझे ये बताना कि 1 मोलर या 11.2 V इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोलर होता है। तो मुझे बताओ 10 V जो है वो कितने मोलर के इक्वल आएगा, वही बात है ना, कितना 10 बाय 11.2 मोलर। तो दिस इज मोलरिटी, मोलरिटी आ गई, कितनी आई 10 बाय 11.2 मोलरिटी। वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2 और वॉल्यूम आपको पूछा है। अगर भैया देखो इधर वॉल्यूम आप ml में ले रहे हो तो इधर भी वॉल्यूम किस में आएगा, ml में ही आएगा। तो ये तो हुआ हमारे पास कैंसिल, तो वॉल्यूम आएगा ml में कितना, ये आ जाएगा इतना, है ना 112 यानी कि 56 ml। ये लो जी, हमें 56 ml की जरूरत पड़ेगी कि भाई इसको अगर कंप्लीटली रिड्यूस करना है एसिडिक मीडियम में तो 10VH2O2 का 56 ml आपको चाहिए। तो भैया इस तरीके से टाइट्रेशन में H2O2 को शामिल करते हुए आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपके समझ में आई होगी। ये छोटा सा कंसेप्ट है भैया किसका, H2O2 का। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक अपना बच रहा है इसमें वो है भैया जी ओलियम। अब ओलियम के रिगार्डिंग में एक चीज आपको बता देता हूं कि अभी तक इतना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, लेकिन भैया अभी तक जेई में ओलियम से जो है अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओलियम से क्वेश्चन आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा ओलियम, है ना, या रेटिंग ऑफ ओलियम, है ना, या इसको हम बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। कई इसके जो है वो नाम होते हैं, ओलियम, रेटिंग ऑफ ओलियम, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ठीक है ना, पहले तो आप समझो कि ओलियम है क्या। तो यहां पर हम बोलते हैं ओलियम इज ए मिक्सचर, ओलियम इज ए, या ऐसा बोलो 1:1 मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। ठीक है, कि भैया इन दोनों का 1:1 मिक्सचर ही क्या होता है, ओलियम होता है। कहने का मतलब SO3 प्लस H2SO4, दिस इज ओलियम। ठीक है, अब देखो कि या फिर जो है वो इसको कई जगह ऐसा भी लिखा होता है H2S2O7। ध्यान से देखो कि ये दोनों मिलकर जो क्या बनाएंगे, H2 और O7। इसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्या है, ओलियम ही है ना। और दो चीजें होती है इसमें, एक तो क्या हो गया H2SO4 हो गया, एक क्या हो गया SO3 हो गया। ठीक, तो ओलियम होता क्या है, तो ये तो मैंने बता दिया कि एक मिक्सचर होता है किसका, SO3 और H2SO4 का। क्लियर है। अब देखना कि वही बात कि जैसे अभी मैंने कहा था कि H2O2 की जो बोतल होती है ना, H2O2 की बोतल पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखी हुई मिलेगी कि 10VH2O2, 20VH2O2 ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक ऐसे ही ओलियम का जो सैंपल होता है या ओलियम का जो नमूना होता है उस पर ओलियम की कंसंट्रेशन लिखी होती है या ओलियम की परसेंटेज लिखी होती है। और ये परसेंटेज जो है ना वो हमेशा हम बोलते हैं 100+X के फॉर्म में लिखी होती है ना, या इसको जो है मैं ऐसा भी बोल देता हूं कि X% के फॉर्म में लिखी होती है, X%। और यहाँ पर X% जो होता है, यहाँ पर जो परसेंटेज होता है इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा होती है। देखो मैं इसको जो पूरा इंडिकेट कर देता हूं, मैं कंप्लीटली इसको पूरा मेंशन कर देता हूं। तो द सैंपल ऑफ ओलियम इज लेबल्ड एज X% ओलियम। ठीक है, वही बात है कि भैया अगर आप मार्केट से ओलियम का सैंपल खरीदने जाओगे तो उस पर आपको इसकी मोलरिटी नहीं देखने को मिलेगी कि मोलरिटी इतनी है, नॉर्मलिटी इतनी है। वहां पर आपको जो इसका लेबलिंग या जो कंसंट्रेशन लिखी होगी वो एक तरीके से X% के फॉर्म में लिखी होगी। और ये X की वैल्यू जो है ना यहाँ पर 100 से ज्यादा होगी। जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 109% ओलियम, 118% ओलियम, 120% ओलियम, आपको कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा जरा। इसका मतलब ये होता है कि देखो कि हमारे पास जो ओलियम है ना उसमें कुछ SO3 है और कुछ H2SO4 है। दिस SO3 इज नोन एज फ्री SO3। ठीक है, H2SO4 जो होता है ना ये भी एक तरीके से SO3 का सोर्स होता है। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड SO3, है ना, दिस इज सोर्स ऑफ कंबाइंड SO3। ठीक है, और ये जो है ये फ्री SO3 होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 या आप यू को X-100 ग्राम। ठीक है, कि अगर X% ओलियम लिखा, देखो इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा अभी कि X-100 ग्राम of water
is required to convert all free SO3 present in 100 gram sample of oleum, ठीक है, कि भाई x minus 100 gram of water is required to convert all free SO3 present in 100 gram sample of oleum into H2SO4, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कि भैया कि अगर हम क्या करें कि इस ओलियम के सैंपल में जो x% ओलियम का सैंपल था ना, उस सैंपल में आप पानी मिला दो, तो जैसे ही आप उसमें पानी मिलाओगे तो वो जो पानी है ये बेसिकली SO3 के साथ रिएक्शन, जितनी भी फ्री SO3 है ना उसके साथ रिएक्शन करके ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, H2SO4 में। कि सारी की सारी फ्री SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया, और H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया तो अब देखो ये भी H2SO4 में कन्वर्ट हो गया और कुछ H2SO4 पहले से था, तो टोटल अब पूरा जो ओलियम का सैंपल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, H2SO4 में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें कोई SO3 नहीं है पानी मिलाने के बाद, ठीक है। और अब यहां पर मैं बोलूंगा कि देखो x minus 100 gram of water is required to convert all free SO3 present in 100 gram sample of oleum into H2SO4, ठीक है। एंड now the total mass of obtained H2SO4 will be x ग्राम, ठीक है। कि भाई अगर आपने क्या कर दिया कि उसमें जितना भी फ्री अवेलेबल SO3 था उसको पूरे को पानी मिलाकर H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब टोटल H2SO4 का मास कितना हो जाएगा कि जितना परसेंटेज था उतना जो ग्राम में मास हो जाएगा, ये इसका मतलब है। अब भाई इसी को हम एग्जाम्पल समझे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो एग्जाम्पल से अगर मैं इसको समझूं तो देखो जरा कि यही चीज हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक बार जो मैं इसको ऐसे रखूंगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा भैया ओलियम सैंपल इज लेबल्ड बाय 109% ओलियम, ठीक है। कि ओलियम के सैंपल पर क्या लिखा है, 109% ओलियम लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है देखो जरा कि 100 माइनस x ग्राम है ना, या x माइनस दिस इज x, ठीक है, दिस इज x, तो x माइनस 100 ग्राम कहने का मतलब कितना, 9 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 in 100 gram sample, all free SO3 in 100 gram sample into H2SO4, ठीक है। कि भैया 100 ग्राम सैंपल में जितनी भी फ्री SO3 है उसको H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितना पानी चाहिए आपको, 9 ग्राम पानी चाहिए। अब भैया इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप देखो जरा, आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि उस 100 ग्राम सैंपल में जिसमें SO3 भी है जिसमें H2SO4 भी है, उस 100 ग्राम सैंपल में SO3 कितनी है, आपको ऐसा भी पूछ सकता है। देखो जरा इसको तो मिटा रहा हूं, इसको पूरा हम समझते हैं। तो देखिएगा कि कंडीशन ऐसी कि SO3 को जब हम पानी में मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, H2SO4 में, ठीक है। आप यहां पर देखो कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि इसका कितना मास रिक्वायर्ड है, गिवन 9 ग्राम रिक्वायर्ड है। मैं ये चेक कर देता हूं इसका 9 ग्राम कितने ग्राम SO3 के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि 100 ग्राम में उतनी SO3 होगी कि भैया 100 ग्राम में जितनी SO3 होगी उसको कंप्लीट को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए आपने 9 ग्राम पानी ऐड किया। तो इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर 9 ग्राम पानी जितने ग्राम SO3 के साथ रिएक्शन करेगा 100 ग्राम ओलियम सैंपल में उतनी ही फ्री SO3 होगी। यहां पर मेरे पास इसका मोल कितना आ गया, 9/18 बोले तो 1/2, एंड 1 मोल ऑफ H2O रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ SO3, सो 1/2 मोल ऑफ H2O विल रिएक्ट विद 1/2 मोल ऑफ SO3। यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा कि इसके मोल्स ऑफ SO3 हमारे पास कितने आ गए, 1/2, यानी मास कितना आ गया इसका, 1/2 इंटू 80 यानी 40 ग्राम। कहने का मतलब ये कि हमारे पास 100 ग्राम ओलियम था, सैंपल था, जिसकी लेवलिंग कितनी है, 109% है,
है ना, कि इसकी लेबलिंग कितनी है 109%। ठीक, इस 100 ग्राम में 40 ग्राम तो क्या हो गया SO3 हो गया, और 60 ग्राम जो बच गया वो क्या था, वो था H2SO4। ऐसी कंडीशन थी कि भैया 40 ग्राम तो हमारे पास एक तरीके से आप बोलोगे SO3 था, और 60 ग्राम क्या था H2SO4 था। ठीक है, अब आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया। कितना पानी मिला दिया, 9 ग्राम पानी मिला दिया। तो 9 ग्राम पानी मिलाते ही टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 109 ग्राम। और जो H2SO4, क्योंकि पानी मिलाने के बाद अब पूरा का पूरा क्या है H2SO4 ही है, SO3 तो खत्म हो गया, तो उस ऑब्टेन्ड H2SO4 का मास कितना है 109, क्योंकि पानी मिलाते ही पूरा सॉल्यूशन मास तो कंजर्व रहेगा ना, 100 में 9 ग्राम पानी मिलाया तो टोटल जो कितना हो गया 109, और अब पूरा सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो चुका है H2SO4 में, एंड द ऑब्टेन्ड मास ऑफ H2SO4 विल बी 109 ग्राम। ठीक है, तो यही क्या है अपने पास x था, यही चीज अभी मैंने लिखी थी। अब भैया देखो कि हम कब तक जो है बार बार जो इस तरीके से जो है काम करेंगे, एक काम करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला हम बना लेते हैं जिससे हम डायरेक्टली वैल्यूज रखें और डायरेक्टली हमें जो है ये कन्वर्जन मिल जाए कि भैया कितना % फ्री SO3 होगा, कितना % वहाँ H2SO4 होगा, डायरेक्टली जो है वो हमें ये चीजें मिल जाए। तो इसके लिए जो है मैं ऐसे लिखूंगा, देखिएगा जरा इसको ध्यान से देखना कि भाई क्वेश्चन से ये चीज जो है ना वो बहुत जल्दी समझ में आएगी। अभी हम एक क्वेश्चन भी इस पर करते हैं, देखिएगा जरा। चलो एक काम करते हैं, हम जो है वो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद में जो है वो हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि ए सैंपल ऑफ ओलियम इज लेबल्ड as 118%। ठीक है, कि कोई सैंपल है ओलियम का जिस पर जो है 118% ओलियम लिखी है, कैलकुलेट। ठीक है, पहला आपको दे दिया कि मास ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन सैंपल, कि इस सैंपल में कितना फ्री SO3 आपको ये कैलकुलेट करना है। सेकंड आपको पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 20 ml ऑफ given sample of ओलियम। कि भैया इस सैंपल को आपको क्या करना है 20 ml मतलब एक तरीके से 0.2 मोलर NaOH से क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। और इस न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको 20 ml है ना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 20 ml सैंपल को 0.2 मोलर NaOH से न्यूट्रलाइज करना, तो इसके लिए कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिएगा। तो भैया देखो कि हमारे पास सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि पहला आपको बोल रहा है मास ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन सैंपल। ठीक है, आपके पास जो है वो कितना है 118%। ठीक है ना, ए सैंपल, इसको जो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सही करते हैं, ए सैंपल ऑफ 100 ग्राम, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ए सैंपल ऑफ 100 ग्राम ओलियम इज लेवल्ड एज 118। कैलकुलेट मास ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन सैंपल, वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, कंप्लीट सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं 100 ग्राम ऑफ गिवन सैंपल ऑफ ओलियम। ये क्वेश्चन है। देखो जरा कि पहला जो है वो ऐसा है कि मुझे बताओ 118% ओलियम, इसका मतलब क्या होगा कि भैया अभी मैंने कहा ना ये x है, तो 100 माइनस x ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कन्वर्ट फ्री SO3 इनटू H2SO4। तो यहां पर जो कितना x माइनस 100 कितना है 18, तो यहां मैं लिखूंगा 18 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 इनटू वाटर इनटू H2SO4। ठीक है, कि आपको जो है कितने पानी की जरूरत है 18 ग्राम पानी की जरूरत है
जितनी भी SO3 इसमें प्रेजेंट है उस पूरी को जो है H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं ये बोलूँगा SO3 प्लस H2SO4 SO3 प्लस H2O इज कन्वर्टिंग इनटू H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका कितना चाहिए 18 ग्राम, यानी कि कितना 1 मोल, और इसका 1 मोल होगा तो यहाँ पर SO3 का भी कितना होगा 1 मोल ही होगा, है ना। और SO3 का 1 मोल का मतलब 80 ग्राम। कहने का मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो 100 ग्राम सैंपल है, सैंपल ठीक है, कितना 118% ओलियम का, इस सैंपल में 80 ग्राम तो क्या है SO3 है, और बाकी 20 ग्राम क्या है H2SO4 है। क्या इसमें 80 ग्राम तो SO3 हो गया और 20 ग्राम क्या हो गया H2SO4 हो गया। ठीक है, और अब इस 80 ग्राम को आपने क्या कर दिया 18 ग्राम पानी ऐड किया, तो 80 ग्राम भी किस में बदल गया H2SO4 में। मुझे बता दो टोटल H2SO4 का मास कितना हो गया। अब टोटल H2SO4 पानी ऐड करने के बाद कितना हो गया, टोटल H2SO4 का मास हो गया कितना 118। ठीक है, तो अब देखो कि सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो इसी से होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी से होगा कि हमें यह पता है कि जब H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में Na2SO4 और साथ में H2O, ये रिएक्शन होगी। और अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि इसका जो है कितना है 118 की। अब सैंपल में टोटल जो है ना, अब हमारे पास सैंपल में ये बोला वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ गिवन सैंपल। जो भी सैंपल था उसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने के बाद जो भी अपने पास सॉल्यूशन बना उसमें टोटल जो है वो 118 ग्राम H2SO4 है। तो इसका 118 ग्राम मैं मोल निकाल लेता हूं, मोल कितना आएगा 118 डिवाइड बाय कितना 98। ये हमारे पास H2SO4 के मोल आ गए। इसका वॉल्यूम पूछा है तो मैं काम करूंगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इज 2। दूसरी तरफ इसका आपको दे रखा है 0.2 मोलर और वॉल्यूम आ जाएगा किसमें लीटर में, ये लो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। यहाँ पर वॉल्यूम आएगा लीटर में, कितना आएगा भैया ये 1180 डिवाइड बाय 98 लीटर। दिस इज आंसर। ठीक है, यही अपना क्या है आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन जो वो ओलियम से आ सकता है। अब हम चलते हैं, देखो जरा कि ओलियम की जो लेबलिंग है ना वो कैसे होती है, या फिर आप ये कहो कि ओलियम की जो परसेंटेज हम देख रहे हैं इसकी रेंज क्या है, या फिर देखो कि हम कब तक जो है ये मीनिंग लिख के कन्वर्जन करेंगे। हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला बना के जो फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्टली आंसर भी आ सकता है। देखना, देखो जरा कि हमारे पास आपको जो है वो एक 100 ग्राम का सैंपल दे रखा है ना, क्योंकि हम जब भी वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन करते हैं 100 ग्राम के सैंपल के लिए ही करते हैं कि 100 ग्राम सैंपल में कितनी फ्री SO3 है ना। तो 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम, ठीक है। अब इस 100 ग्राम में कुछ तो फ्री SO3 है और कुछ यहां पर क्या है वाटर है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि उसकी लेबलिंग जो है ना वो है X% ओलियम, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि X माइनस 100 ग्राम वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 इनटू H2SO4। ये मतलब है ना इसका कि भैया अगर लेबलिंग X% है तो X माइनस 100 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 इनटू H2SO4। यहां पर देखो कि अगर मैं H2O मिलाऊंगा SO3 के साथ तो ये कन्वर्ट होगा किसमें H2SO4। यहां पर इसका कितना मास चाहिए, हमें कितना मास चाहिए X माइनस 100 ग्राम वाटर का चाहिए। तो मैं काम करता हूं मोल चेक कर लेता हूं कितना X माइनस 100 बाई कितना 18 moles of water is required. For 1 mole of SO3, 1 mole of water is required. Then if X minus 100 by 18 moles of water is uses, then number of moles of SO3 in 100 gram of sample will be also X minus 100 by 18. तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मान लो यहां पर जो है वो अपने पास वाटर के इतने मोल काम में आ रहे हैं, 100 ग्राम सैंपल का जितना भी SO3 था उसको आपने कन्वर्ट करने के लिए इतने मोल वाटर के काम में आ रहे हैं। इसका मतलब SO3 के उस सैंपल में मोल कितने होंगे, इतने ही होंगे। तो मैं बोलूंगा कि मोल्स है ना, मोल्स ऑफ SO3 इन सैंपल, मोल्स ऑफ SO3 इन सैंपल, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया X माइनस
100/18। तो एक काम करता हूं मैं, मास ऑफ SO3 इन सैंपल, ठीक है, ये कितने आ गए, ये आ गया भैया x है ना -100/18 इंटू कितना कर दूं, 80 कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास सैंपल में इसका मास आ गया x -100, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से सैंपल में SO3 का मास डायरेक्टली, कि जो भी परसेंटेज लेबलिंग है वो यहां रख दो, कि जैसे 109% या 118%, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं, 118% था तो 118 माइनस कितना 100, कितना बचा 18 बचा, ये जो उससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली जो कितना आ गया 80% आ गया या 80 ग्राम आ गया। फ्री SO3 कितनी होती है 100 ग्राम सैंपल में, इतनी होती है ना। तो मैं बोलूंगा मास ऑफ फ्री SO3, ये फॉर्मूला है, मास ऑफ फ्री SO3 इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम। तो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास x -100 इंटू 40 डिवाइड बाय कितना 9, दिस इज द फॉर्मूला। अगर मान लो आपको परसेंटेज W/W पूछ ले, है ना, कि सैंपल में परसेंटेज W/W कितना है, तो देखो परसेंटेज मास ऑफ SO3 भैया यही है ना। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम सैंपल में इसका मास कितना है, ये कि ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यही क्या है परसेंटेज बाय मास। तो कितना है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 40/9 और ये आ गया x -100। ये लो जी, इतना परसेंट है कि 100 ग्राम सैंपल में फ्री SO3 का परसेंटेज कितना है बाय मास 40/9 x -100, और x क्या है जो भी उसकी लेबलिंग है वो। अगर आपको पूछे परसेंटेज मास ऑफ H2SO4 कि वो जो 100 ग्राम का सैंपल है उसमें H2SO4 कितना है, तो आप क्या कर दो, परसेंटेज घटा दो किसका, क्या 100 माइनस परसेंटेज ऑफ SO3 माइनस कर दो, 100 में से जितना बच गया वो क्या होगा H2SO4 होगा। तो ये हमारे पास एक तरीके से डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया। अब किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो कि जो भी लेबलिंग आपको दी हुई है उस लेबलिंग को जो आप इसमें रखो और आपके पास परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आ जाएगा, या आप यूँ कहो कि फ्री SO3 का अमाउंट आ जाएगा 100 ग्राम सैंपल में। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा कि जैसे इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कि क्वेश्चन से जो है ये चीज़ पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी ठीक से, कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है, इसको मैं मिटा रहा हूं, कि जैसे मैंने आपको ये बोला डायरेक्टली, है ना, कि कैलकुलेट द मास ऑफ फ्री SO3 इन 104.5% ओलियम। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि मास ऑफ फ्री SO3 निकालना है, किसमें 104.5% ओलियम में। तो देखो कैसे करेंगे, कि बहुत ही सीधा सा काम, कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 यह है ना, इन फ्री SO3 इन 104.5% ओलियम इन 100 ग्राम सैंपल, है ना, कि ये चीज़ गिवन होनी चाहिए, 100 ग्राम सैंपल के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, या फिर मैंने कहा 100 ग्राम है तो मास ऑफ फ्री SO3, है ना, ये डायरेक्टली होता है कितना 40/9 और ये x -100, तो 40/9 और x कितना है 104.5 माइनस कितना 100, ये लो जी, इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कितना 4.5, ये आ गया कितना 20 ग्राम। क्या टोटल 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है अपने पास फ्री SO3 है, और बाकी जो है वो क्या है, बाकी H2SO4 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि भैया x -100 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 इनटू H2SO4, तो मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 4.5 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 इनटू H2SO4। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जो 104.5 दे रखा है उसका ये मतलब है ना। तो देखो कि हमारे पास रिएक्शन क्या कहती है, SO3 प्लस H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2SO4। ध्यान से देखिएगा, तो इसका कितना चाहिए 4.5 ग्राम चाहिए, तो मैं मोल निकाल लेता हूं, मोल कितने आएंगे 4.5 डिवाइड बाय कितना 18, ये मोल आ गए कितने 1/4।
तो भैया इसका मतलब इसके अगर 1/4 मोल चाहिए तो जरूर वहां पर SO3 जो होगी ना उसके मोल भी कितने होंगे 1/4। तो SO3 के मोल आगे कितने 1/4। तो मुझे बताओ मास कितना आ जाएगा 1/4 इंटू कितना 80, वही कितना आ रहा है 20 ग्राम। ये लो यहां से भी 20 ग्राम, आप चाहे मीनिंग से कर लो चाहे ये जो फॉर्मूला है इससे डायरेक्टली कर लो, दोनों से एक ही आंसर आना है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो जरा कि अब जो है ना एक हमारे पास होती है भैया परसेंटेज रेंज, ठीक है ना, या आप यूं कहो कि रेंज ऑफ ओलियम रेटिंग, कि ओलियम की रेटिंग हमें ये तो पता है कि 100 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि हमें जो है वो 100 प्लस एक्स के फॉर्म में जो रेटिंग करनी होती है, या यूं कहो कि भैया हमें यह बताना होता है कि 100 ग्राम सैंपल में जितनी भी फ्री SO3 है उसको न्यूट्रल करने के लिए कितना H2SO4 चाहिए। तो वैल्यू तो 100 से ज्यादा ही होगी। अब 100 से ज्यादा कितनी हो सकती है और कम से कम कितनी हो सकती है, तो रेंज ऑफ ओलियम रेटिंग, रेंज ऑफ ओलियम रेटिंग। देखिएगा कि मैंने अभी आपको यह कहा कि परसेंटेज या फिर मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम, ठीक, ये हमारे पास होता है कितना 40/9 इंटू x माइनस 100, ठीक है, कि 100 ग्राम सैंपल में SO3 का मास कितना होता है, SO3 का मास इतना होता है। अब भैया अगर जो है वो हमें क्या करना है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम रेटिंग कितनी हो सकती है, कि मुझे बताओ 100 ग्राम सैंपल में मैक्सिमम फ्री SO3 कितनी हो सकती है, मैक्सिमम निकालने के लिए सोचो कितनी हो सकती है। तो 100 ग्राम सैंपल में मैक्सिमम 100 ही हो सकती है। तो यानी कि मैं काम करता हूं फॉर मैक्सिमम मास ऑफ SO3, तो 100 ग्राम का सैंपल था, तो मैं काम करता हूं कि इसमें मैक्सिमम मास के लिए इस वैल्यू को 4/9 x माइनस 100 और इस वैल्यू को इक्वल कर देता हूं किसके 100 के इक्वल कर देता हूं, क्योंकि 100 ग्राम सैंपल में मैक्सिमम फ्री SO3 कितनी हो सकती है 100 हो सकती है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आया 40x माइनस 4000 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया भैया जी 900। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी कितनी 122.2%। देखिएगा 122.5%, तो ये वैल्यू आएगी कितनी 122.5%, यानी कि ओलियम सैंपल की मैक्सिमम रेटिंग 122.5% तक हो सकती है। आपको बोतल पर मैक्सिमम इतना लिखा हुआ मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। कहीं अगर कोई बोले कि ओलियम का परसेंटेज 140 है 150 है 200% है तो वो चीज़ गलत है। मैक्सिमम आप सैंपल पे जो कितना लेबलिंग लगा सकते हो 122.5 की लेबलिंग लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि 100 ग्राम सैंपल में मैक्सिमम SO3 कितनी हो सकती है 122.5। लिखने का मतलब यही है कि 100 ग्राम सैंपल में जितनी भी SO3 है उसको कंप्लीटली न्यूट्रल करने के लिए आपको 22.5 ग्राम वाटर की जरूरत पड़ेगी, और अगर इतना ग्राम वाटर चाहिए तो SO3 का मास आएगा 100 ग्राम, जो कि मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम के लिए तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर मिनिमम मास ऑफ SO3। भैया जी मिनिमम मास मुझे बताओ 100 ग्राम सैंपल में SO3 का मिनिमम मास कितना हो सकता है, 0 होगा। क्या पूरा का पूरा H2SO4 मान लो, अब उसमें मिनिमम मास कितना हो सकता है 0। तो इस इक्वेशन को यानी कि 40/9 x माइनस 100 दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100, ठीक है। तो यानी कि ये है कि या तो जो है मिनिमम लेबलिंग 100% होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम SO3 में या 100 ग्राम ओलियम सैंपल में जितना भी फ्री SO3 है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 0 ग्राम वाटर की जरूरत है, क्योंकि इसके केस में लेबलिंग कितनी होगी 100 प्लस x होती है ना, 100 से ज्यादा ही होती है। तो यहां पर 100 से ज्यादा कितना है 0। तो 100 ग्राम सैंपल में जितनी भी फ्री SO3 है उसको आपको H2SO4 को कन्वर्ट करने के लिए 0 ग्राम पानी चाहिए, यानी कि वास्तव में उसमें SO3 है ही नहीं, पूरा का पूरा ही क्या है H2SO4 है। यहां पर मैं बोलूंगा तो रेंज हमारे पास क्या आ गई भैया जी, देखो जरा कि रेंज आ गई x की वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए 100 से ज्यादा होनी चाहिए और 122.5% से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ओलियम की लेबलिंग हमेशा इसी रेंज में होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कई बार डायरेक्टली जो न्यूमेरिकल में पूछ सकता है आपको कि ओलियम की परसेंटेज लेबलिंग की रेंज क्या होती है। तो दिस इज द रेंज ऑफ परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। आई हैव मैं सोचता हूं कि आप लोग जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे ये चीज। एक लास्ट क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं ओलियम पर, देखिएगा
कि क्वेश्चन ऐसा है कि इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ 109% oleum, if 4.5 gram of water, 4.5 gram of water is added, then what will be the new labeling of oleum sample? कि भैया इसकी नई लेबलिंग जो है ना ओलियम सैंपल की, ये क्या होगी? कि अगर आप क्या करते हो कि हमारे पास ओलियम थी कितनी 109%, तो 109% थी, इसमें केवल आपने 4.5 ग्राम पानी मिलाया है ना। तो मैं ये बोलूंगा, देखो जरा कि मुझे बताओ कि पहले तो 109% का मतलब क्या है? 109% ओलियम, इसका मतलब बताओ कि भैया 100 से ऊपर जितना भी उतना पानी चाहिए फ्री SO3 को बदलने के लिए। तो मैं बोलूंगा 9 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट all free SO3 into H2SO4। ठीक है कि भाई प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम की ओलियम के 100 ग्राम सैंपल में जितनी भी फ्री SO3 है उसको कंप्लीटली आपको किस में कन्वर्ट करना है? कंप्लीटली कन्वर्ट करना है H2SO4 में। इसके लिए 9 ग्राम पानी की जरूरत है, ये इसका मतलब है। अब आप समझना बात को कि लेकिन 9 ग्राम पानी नहीं मिलाया, इसने तो कितना मिलाया? 4.5 ग्राम ही मिलाया, 4.5 ग्राम मिलाया। इसका मतलब उसकी सारी की सारी SO3 जो है ना वो अभी H2SO4 में कन्वर्ट नहीं हुई है। कि सारी SO3 H2SO4 में कन्वर्ट नहीं हुई है, कुछ SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो गई और कुछ SO3 जो है वो क्या हो गई? बाकी रह गई। तो अब आपको नई लेबलिंग बतानी है कि नई लेबलिंग कितनी होगी। मुझे ये बताओ कि जैसे ही आप, क्योंकि सैंपल तो कितना 100 ग्राम का ही है, सैंपल तो 100 ग्राम का ही है, तो 100 ग्राम में आपने 4.5 ग्राम क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो मुझे बताओ मास ऑफ सैंपल है ना, कि भाई आफ्टर एडिशन वाटर या आफ्टर एडिशन ऑफ 4.5 ग्राम वाटर, द मास ऑफ सैंपल, ठीक है, विल बी कितना हो जाएगा? 104.5 ग्राम। क्या अब हमारे पास जो 104.5 ग्राम क्या है? 104.5 ग्राम एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक ओलियम का सैंपल है। और इस ओलियम के सैंपल में मैं ये चेक कर लेता हूं कि कितना ग्राम SO3 है। ठीक है, तो आप ये देखो जरा कि मुझे बताओ कि अगर 104.5 ग्राम, टोटल सैंपल कितने का है? 104.5 ग्राम। अगर मान लो 109% ओलियम था तो यहां पर फ्री SO3 कितना था? यहां चेक कर लेते हैं। फ्री SO3 इन 109% ओलियम है ना, और 100 ग्राम में क्या 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम में फ्री SO3 कितना था? तो अभी तरीका बताया था 109 माइनस 100 और ये 40 बाय कितना 9, तो यहाँ पर ये कितना आएगा? 40 ग्राम। कि भैया 100 ग्राम सैंपल में 40 ग्राम फ्री SO3 थी। अब इस 40 ग्राम को जो है वो इसने क्या कर दिया? 4.5 ग्राम क्या कर दिया? पानी मिला दिया। तो 4.5 ग्राम पानी मिलाया तो आप देखोगे 4.5 ग्राम पानी से जो कितनी SO3 H2SO4 में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर मैं बोलूंगा देखो H2O प्लस SO3 इज कन्वर्टिंग इनटू H2SO4। इसका 4.5 ग्राम दे रखा है, यानी कि इसके मोल कितने आ गए? मोल आ गए 4.5 डिवाइड बाय कितना 18 1/4। इसके 1/4 से इसके कितने मोल? 1/4 मोल ही तो कन्वर्ट होंगे, तो 1/4 इंटू 1/4 और ये मास आ गया हमारे पास कितना 20। तो आप देखो कि इसका 4.5 जैसे ही आपने मिलाया 20 ग्राम SO3 क्या हो गई? पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें? H2SO4 में। और सैंपल का टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया 104.5 ग्राम।
अब सोचो जरा कि भैया देखो कि 20 ग्राम टोटल पहले थी कितनी, 40 ग्राम थी 100 ग्राम सैंपल में, और 20 ग्राम हमने जो है 4.5 ग्राम पानी मिलाते 20 ग्राम कन्वर्ट हो गई, बची कितनी 20 ग्राम। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 104.5 ग्राम सैंपल में टोटल जो हो कितने ग्राम फ्री SO3 होगी, 20 ग्राम फ्री SO3 होगी। तो यहां पर जो है हम एक काम करते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, ये क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। तो देखो भैया इस पर हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जैसे मैंने आपको ये बोला कि कैलकुलेट द न्यू लेबलिंग ऑफ 109% 100 ग्राम ओलियम सैंपल आफ्टर मिक्सिंग, और यहां पर मैंने आपको दे दिया जैसे 4.5 ग्राम वाटर, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग 4.5 ग्राम वाटर कि हमारे पास कोई ओलियम का सैंपल है, अभी उसकी लेवलिंग कितनी है 109% है और 100 ग्राम का सैंपल है। अब आपने उसमें क्या कर दिया 4.5 ग्राम पानी मिला दिया। तो अब ये मिलाने के बाद आपको ये पूछा है कि भैया उसकी नई लेवलिंग क्या होगी। तो आप सोचो जरा, मुझे इसका मतलब बताओ 109% ओलियम का, 109% ओलियम का मतलब यह है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल फ्री SO3 present in 100 ग्राम सैंपल into H2SO4, ठीक है, कि भैया 100 ग्राम सैंपल में जितना भी H2SO4 प्रेजेंट होगा उसके लिए आपको 9 ग्राम पानी की जरूरत है, और 100 से ऊपर का जो भी डिजिट होता है वो आपको पानी का अमाउंट ही तो बताता है कि भैया इस सैंपल में जितना भी फ्री SO3 है उसको अगर कन्वर्ट करना है आपको तो कितना पानी चाहिए, वही तो होता है। तो मुझे ये बताना है कि भैया 4.5 ग्राम आपने पानी मिला दिया, तो मुझे बताओ कितना पानी और ऐड कर सकते हो। तो अगर देखो कि 9 ग्राम टोटल 9 ग्राम ऐड कर सकते हैं, तो 4.5 ऐड कर दिया तो 4.5 और ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले जैसे ही आपने पहला 4.5 ऐड किया तो मुझे बताओ सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया 104.5। तो मैं ये बोलूंगा देखो जरा कि इन 104.5 ग्राम ओलियम सॉल्यूशन या ओलियम सैंपल, ठीक है, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर कैन बी एडेड, ठीक है, कि भैया इतने ग्राम ओलियम सैंपल है तो उसमें 4.5 ग्राम और पानी ऐड कर सकते हैं। और परसेंटेज लेवलिंग के लिए हमेशा हमें रेस्पेक्टिव लेना होता है 100 ग्राम का। मुझे बताओ अगर यही ओलियम का सैंपल अगर 1 ग्राम होता तो 1 ग्राम में आप कितना पानी ऐड करते, 4.5 डिवाइड बाय 104.5, 1 ग्राम में आप इतना पानी ऐड करते। तो अब जो 100 ग्राम अगर होगा लेवलिंग के लिए कितना रेस्पेक्ट लेना है, 100 ग्राम का लेना है, तो 4.5 इंटू 104.5 इंटू कितना 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 104.3%, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर है कि नई लेवलिंग उसकी कितनी होगी 104.3% होगी। तो ये है भैया ओलियम। हालांकि ओलियम से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। आप एक बार इसको पढ़ो और इस चैप्टर पर खूब प्रैक्टिस करो। सारी चीजें हमने देख ली, एक एक चीज जो भी पूछी जाती है रेडॉक्स में, टाइट्रेशन, चाहे वो डबल इंडिकेटेड टाइट्रेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आयोडोमेट्रिक, सब मैंने आपको बताया, ठीक है। नीट के जो भी स्टूडेंट है वो भी खूब प्रैक्टिस करना है, उनको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। इतना लेवल जो है लास्ट की जो चीजें ये नीट में नहीं आती है। और बाकी जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो एक बार एनसीईआरटी खोल के जरूर देख ले। मैं वापस से बोल देता हूँ, फाइनल वही चीज एक्सेप्टेबल होगी जो एनसीईआरटी में लिखी है। क्लियर है बात? तो यहां से हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर में। थैंक यू।